दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं अमरेंद्र बाहुबली। वैसे तो अमरेंद्र पटेल उनका नाम है। बाहुबली इसलिए कि शिक्षकों की लड़ाई के लिए, शिक्षकों को, बेरोजगारों को शिक्षक भर्ती के लिए पिछले 5 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं भाई साहब। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट जीत चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। अब देखते हैं कि इनका धैर्य जवाब देता है कि सुप्रीम कोर्ट के इनको इनको और इनकी जो पूरी बेरोजगार सेना है उसको सफलता मिलती है। आज अमरीन भाई, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेके एक तो इलाहाबाद का धरना खबरों में है, जी। दूसरा शिक्षा मित्रों ने आज 2 जून की ओटी के लिए जिस तरह से तस्वीरें आई है इको गार्डन से, उसने बड़ा विचलित कर बिल्कुल सर। दिया। बिल्कुल सर। क्योंकि आप इस आंदोलन से, 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन से आप जुड़े हुए हैं। 5 सालों से आपने सब कुछ सहा, जाड़ा, गर्मी, बरसात, पुलिस की लाठी डंडा सब। क्या लग रहा है आप लोग को? देखिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रदेश में जहां हिंदू मुस्लिम दुनियादारी ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, उन सब में आपने बेरोजगारों का दर्द, पिछड़ों का दर्द, दलितों का दर्द, और आज विशेष दिन है जिसका है 2 जून की रोटी। प्रयागराज में आपने देखा कि ऐसे नौजवान छात्र संघर्ष कर रहे हैं जो 60 साल से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमको एक मौका मिले, हमको एक मौका मिल जाए तो हम शिक्षक हो जाए। 7 साल से ऐसे लोग बीएड पास करके, टीईटी पास करके, बीटीसी पास करके, सीटेट पास करके इंतजार कर रहे हैं कि हमको मौका मिल जाए तो हम शिक्षक हो जाए। बेसिकली सर, ये ऐसा एक स्ट्रीम है कि आप बीएड करते हो, बीटीसी करते हो तो आप शिक्षक ही बन पाओगे। और भाई आप इतने एक्सट्रीम लेवल पे तैयारी करते हो, इतने एक्सट्रीम लेवल पे आप पढ़ाई करते हो, अब शिक्षक भर्ती की पढ़ाई करके शिक्षकों की नौकरी के लिए संघर्ष जो युवा कर रहा है, वो पकौड़ा तो नहीं तल सकता ना। वो तो आने वाली पीढ़ियों को सुधारने का काम करने के लिए अपने आप को तैयार किया है मेंटली। लेकिन आज की सरकार कह रही है कि नहीं, आपको हम शिक्षक भर्ती नहीं देंगे, आपको हम स्वास्थ्य वाली सुविधा नहीं देंगे, आपको हम रोजगार से दूर रखेंगे। बताइए, शिक्षा मित्र हैं, उनकी ऐसी क्या गलती है? मैं कह रहा हूं कि उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद को जिस हाल में चलाया, हालांकि मैं उनका विरोधी था, हम लोगों ने अपनी नौकरी के लिए, अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए हम लोगों ने हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, वहां योग्यता की बात थी। लेकिन अगर एक मानवता दृष्टि से देखा जाए, या तो आप उनको एकदम से निकाल देते, लेकिन आप रोज मार रहे हो उनको। जब वो बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में जाकर के रोज पढ़ा भी रहे हो, उनका मानदेय आप नहीं बढ़ा पा रहे हो, जो उनके जीवन का आधारभूत समस्याएं हैं उनको आप नहीं दूर कर पा रहे हो, तो ये बहुत बेहद दुखद है। और मुझे लगता है कि इस सरकार को इसकी खामियाजा भुगतनी पड़ेगी। हम लोग 5 साल मैंने से इस बात को बता रहे हैं। मैं आपको रोक रहा हूं। मैं जब भी आपसे बात करता हूं तो मुझे 3 मार्च या 5 मार्च 2024 याद आता है। थोड़ा जी। कंफ्यूज हूं मैं, 3 मार्च था कि 5 मार्च था, जब मोहन हाँ। यादव जी की सभा थी लखनऊ में, ना। याद लोकसभा है, हाँ चुनाव सर। के पहले। और आप सब आंदोलनकारी छात्रों ने कहा था कि ये सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो जी हम सर। हर लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और इस सरकार को हराएंगे। बिल्कुल और सर। काफी हद तक आप लोग कामयाब भी हो गए। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा मतलब 33 सीटों पे सिमट गई, गठबंधन में 36। और आप लोगों को बिका हुआ बोलने वाले, खासकर आपके खिलाफ अनर्गल आरोप लगाने वाले हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, जो कहते थे कि भाई आपको तो सपा ने फॉर्चूनर दी है, तो आपने उनके बेटे को भी आप लोगों ने चुनाव हरवा दिया।
चुनाव तो हरवा दिए आप लोगों ने, लेकिन सरकार तो उनकी दिल्ली में बन गई ना सर, समस्या ये है। देखिए सर, ये लोगों को अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब चीजें बहुत, राजनीति बदल गई है सर। जो वो जमाना था हिंदुत्व, दुनियादारी, अभी भी लोग सोचते हैं कि 5 किलो राशन, ये सोशल मीडिया है। लोगों को हम लोग अवेयर कर रहे हैं। हम लोगों की ताकत उत्तर प्रदेश सरकार नहीं समझ पाई थी। हम लोगों ने जमीनी स्तर पर, ठेला पर, चाय की दुकान पर, सब्जी की दुकान पर, आम जनमानस के घर जाकर के, खेतों में जाकर के, मजदूरों से मिलकर के, गरीब गुरबा से मिलकर के ये बताया कि वर्तमान में जो सरकार है, आपके समाज के मंत्री हैं, आपके समाज के लोग हैं, लेकिन आपके लोगों को नौकरी आज 5 साल से वो सरकार नहीं दे पा रही है। और वो सरकार ये मान ली है कि आरक्षण घोटाला हुआ है, आरक्षण घोटाले से ये बच्चे पीड़ित हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, और मैं कहूंगा निकम्मी योगी सरकार, जो कहती है कि हम आपको नौकरी देना चाहते हैं, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, और बताइए, वही सरकार अपने आप को कहती है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर और पारदर्शिता और न्याय, इन सब बातों का बात करती है। और सोचिए, क्या वो सतीश द्विवेदी जो घोटाला करने वाला मंत्री था, कब क्या वो जेल गया? क्या प्रताप सिंह बघेल या तमाम ऐसे अधिकारी जो उस घोटाले में संलिप्त थे, जो उस घोटाले को माने, क्या वो लोग जेल गए? मैं तो कहता हूं कि पूरे दुनिया में, अगर पूरे पूरे देश में अगर कोई सबसे बड़ा घोटाला हुआ है तो 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ है। और मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को। मैं सर अपनी बात खत्म कर दूं। मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को, और मैं कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जैसे डरपोक मुख्यमंत्री, क्योंकि डरपोक इसलिए कहेंगे कि उनके अधिकारी उन पर हावी हैं। अधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ जी की बात नहीं मानी, अधिकारियों ने शिक्षा मंत्री की बात नहीं मानी, अधिकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह की बात नहीं मानी, अधिकारियों ने नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का आयोग चिल्ला चिल्ला करके बोला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की घोटाला हुआ है। और बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों ने तो कोर्ट की बात भी नहीं मानी। मैं कहूंगा कि यहां सिर्फ नियम, कानून, सिस्टम, सजा, प्रताड़ना, बुलडोजर पिछड़े दलितों के लिए बनाया गया है। अगर हम भी सर सवर्ण होते तो शायद ये सरकार बुला करके, बैठा करके हमको नियुक्ति दे दी होती। अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भेज करके लिंगारान मामला कोर्ट में ना होता। अब कोर्ट में भी होता तो यही विधायक सब लोग चढ़ जाते मुख्यमंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री पे दबाव बनाते कि नहीं, कैसे हम अपने समाज के सामने मुंह दिखाएंगे। और मैं कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे हैं, सतीश द्विवेदी बहुत अच्छा था, हमारे समाज के बुजदिल मंत्री इस सरकार में बैठे हुए हैं। नहीं तो किसी की हैसियत नहीं कि हम 85% के लोग, हमारे पूरे कैबिनेट में पिछड़े दलित ज्यादा हैं, लेकिन किसी पिछड़े दलित की हैसियत नहीं है कि जाकर के योगी आदित्यनाथ से कह दे कि हमारा बेटा अमरिंदर वहां लाठी खा रहा है, हमारे समाज के लोग लाठी खा रहे हैं, हमारे समाज के लोग जेल जा रहे हैं, हमारे समाज के लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे समाज के लोग 95 किलो से 60 किलो के हो गए हैं। ये कोई कहने वाला नहीं है। उल्टा क्या कह देंगे हमारे समाज के नेता? फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। लोगों को मैं तो क्या बताऊं, मतलब वही भिगोए जूता और 2-4 साल भिगोए रहे कि जब फूल जाए चमड़ा तो मैं जूता, जब वोट मांगने आए तो वही जूता से इनको नवाज दे। अरे आज अगर हमारे समाज के लोग चढ़ गए होते तो योगी आदित्यनाथ हर हाल में नियुक्ति देते, सुप्रीम कोर्ट नहीं इंटरनेशनल कोर्ट में मामला चल रहा होता, वहां भी एप्लीकेशन लगा देते, और बहुत सारे नियम कानून है। क्या कैबिनेट हर सोमवार को बैठती है? क्या पिछड़े दलितों के लिए बैठ सकती है कैबिनेट? सुनिए, आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा के ओबीसी और दलित नेता की कमजोरी की वजह से ओबीसी और दलितों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अरे सर, भाजपा में जो ओबीसी और पिछड़े दलित है नेता, वो दलाल है, वो अपने जाति के मुखौटा हैं।
उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, उनका अपना कोई मंत्रालय नहीं है। उनके यहाँ जो उनके प्रमुख सचिव हैं वो जो लिख देते हैं वही वो मान लेते हैं। इनका कोई हैसियत नहीं है। अगर हैसियत होती तो ओम प्रकाश राजभर उल्टा टांग खड़े हो जाते। और अमरिंदर को, मैं अगर दूसरी पार्टी का एजेंट हूं तो हमारे लोगों को नौकरी दे देते हैं, हमको देते या हमारा चेहरा एक्सपोज कर देते। हम लोग किन विषम परिस्थितियों में समाज के, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के हों, हम लोगों ने किन विषम परिस्थितियों में अपनी आवाज इस बुलडोजर वाली सरकार वाले माहौल में अपनी आवाज को जिंदा करके रखा है। हमारा परिवार, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं, हमारे बीवी बच्चे माँ बाप ये देखते हैं कि जब मैं सरकार से आंखों में आंखें मिला करके आप लोगों के चैनल पे अपना सवाल उठाता हूं, मेरे घर वाले डरते हैं, कहते हैं किस सरकार से लड़ रहे हो, बुलडोजर लेकर के चलती है, मसल देगी, क्या होगा तुम्हारे परिवार का, क्या होगा तुम्हारा। तो हम भी अपने परिवार से कह देते हैं जीवन एक बार मिला है, या तो मजदूरी करते हुए, लोगों का ताना सहते हुए, लोगों का दमनकारी सरकारों का दमन के नीचे दब जाए कि अपने समाज को ऊपर उठा ले जाए, अपने समाज को न्याय, उनको अधिकार दिलवा करके मर जाए। बहुत दुखद है। मैं आपका आक्रोश समझ सकता हूँ। 5 सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं और आपका मामला सुप्रीम कोर्ट तक है, लेकिन देखिए सवाल यह है कि इतनी गर्मी में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, लखनऊ में शिक्षा मित्र तो अपने बच्चों को भी लेके आए थे, तो आप, और वहां प्रयागराज में, फिर वो प्रयागराज में एक बार आप लोगों ने जाड़े में, एकदम ठंड थी दिसंबर नवंबर में, तब धरना प्रदर्शन किया था जनवरी में। अब आप लोग गर्मी में कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी तबीयत क्यों खराब कर रहे हैं? मतलब मैं ये थोड़ा समझ, भाई आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए, 1.5 साल बाद चुनाव है। सरकार, अगर आपको लग रहा कि सरकार नहीं आपकी बात सुन रही है तो आप चुनाव हरा दीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव में तो आप लोग को सफलता मिल गई। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, जो आप और आपके समेत कई साथियों ने मुझसे ऑन कैमरा बोला था, अब समझिए ये है कि उसके बाद 4 महीने बाद उपचुनाव होता है। उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 में से 8 सीट जीत जाती है। आप लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद दलित पिछड़े बीजेपी से बहुत नाराज हैं, लेकिन उसके बाद तो हर चुनाव बीजेपी जीतती जा रही है। सिर्फ एक झारखंड का अपवाद हटा दीजिए आप, तो बाकी सब चुनाव, विधानसभा चुनाव भाजपा जीत गई और यूपी में उपचुनाव भी जीत गई। हाँ देखिए सर, पहली बात मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि हम लोग इस गर्मी में, बरसात में, ठंड में क्यों संघर्ष कर रहे हैं। देखिए सर, मुझे पता है जो वर्तमान की सरकार है संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा दलित विरोधी। और मैं जान रहा हूं ये लड़ाई मैं अपनी नौकरी के लिए नहीं लड़ रहा हूं। अगर नौकरी की बात होती तो दूसरी नौकरी की मैं तैयारी कर सकता था। वेल एजुकेटेड हूं, अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि दूसरी नौकरी की तैयारी करके हम नौकरी पा सकते हैं। लेकिन सर मेरा समाज इतना जागरूक नहीं है, मेरे समाज का निचला तबका जो है वो इतना जागरूक, इतना समर्थवान नहीं है कि इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में जाकर के फिर नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करे, या IAS IPS दुनियादारी सिविल का एग्जाम का ये सब का जाके तैयारी करे। और जो साथी हमारे प्रयागराज में संघर्ष कर रहे हैं वो तो शिक्षक भर्ती ही मांग रहे हैं ना। अगर शायद सरकार शिक्षक भर्ती दे देती तो ये जो संघर्ष है थोड़ा सा कमजोर हो जाता और लोग हमारे उस तरफ मुंह मोड़ कर जाते। आपको मैं रोक रहा हूँ। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा कि शिक्षक और शिक्षक जिस अनुपात में शिक्षक होने चाहिए उतने अनुपात में शिक्षक हैं, तो सरकार कहाँ से भर्ती लाते भाई? देखिए सर, उसी बात पे, ये बात आपने बड़ी अच्छी खोल दी। जब सुबह सुबह मैंने अखबार में, सोशल मीडिया पे हवा चलने लगी कि 2 लाख नौकरियां आ रही है, 1,90,000 आ रही है, तो तमाम मीडिया के साथी हमारे फोन करने लगे कि आइए आप यहाँ बैठिए, यहाँ ये डिबेट है, ये है, सरकार भर्ती ला रही है, क्या करेंगे। तो मैं सभी साथियों से एक ही बात बोलता था कि यार अभी रुक जाओ, क्योंकि मुझे अंदर से वो फील नहीं आ रहा है
एक तरफ शिक्षा मंत्री जाकर के बोलते हैं कि सरप्लस है, अनुपात समानुपात बराबर है। और मैं चूंकि बेसिक से जुड़ा हुआ हूं, मैं जानता हूं कि इस समय सरकार ने आधार कार्ड से आधार आईडी और तमाम सारी चीजें योजनाएं कर दी, जिससे कम से कम 5 लाख छात्रों का संख्या कम हो जाएगी। तो अभी समानुपात बराबर है, फिर अपार आईडी लगाने, अपार आईडी का मतलब सर होता है कि आधार कार्ड से 5 लाख कैसे कम हो जाएंगे छात्र, कैसे कम होंगे, जरा हाँ, बताइए तो। मैं बता रहा कैसे? हूँ ना कि जैसे सर आधार कार्ड से अब सबको, सारे बच्चों का एडमिशन आधार कार्ड से होगा, अपार आईडी से होगा। एक आधार कार्ड यूनिक होता है, चूंकि आधार कार्ड एक ही मिलता है। अब पहले क्या था कि जो टीचर्स होते थे, प्राथमिक के विद्यालय होते थे, नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाने के लिए, कोई बच्चा वहां भी पढ़ रहा है तो यहाँ भी लिख लिए, वहां भी लिख लिए, एक बच्चे का 4 स्कूल में नाम चल रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो कक्षा 5 तक खास करके कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अब क्या हो गया, एक यूनिक आईडी हो गई है, उसमें सारे डिटेल्स आपके फिल किए जाएंगे और आधार कार्ड से वो जनरेट होगा, जिसे अपार आईडी कहते हैं। तो बेसिकली मैं 5 लाख कम बता रहा हूँ, हो सकता है 10 लाख वो संख्या हो जाए, तो कहीं ना कहीं शिक्षक छात्र अनुपात और नीचे हो जाएगी, छात्र कम हो जाएंगे, शिक्षक ज्यादा हो जाएंगे। जो अभी बराबर है, 5-10 लाख लोग निकल जाएंगे तो पता नहीं कितने विद्यालय बंद हो जाएंगे, कितने कितने छात्र और शिक्षक अनुपात बड़ा कम हो खुलासा जाएंगे। कर रहे हैं कि फर्जी फर्जी छात्रों का एडमिशन किया गया था। नहीं, वो तो डेट श्योर, देखिए ये बेसिक का दुर्भाग्य है, क्योंकि सर इसमें क्या है कि सरकार और सिस्टम चूंकि इतना ढीला है, मैं तो कहूंगा कि इसको अगर शिक्षा मंत्री हमारे सुनते हो तो वो भी करें। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, एमडीएम का खर्चा ज्यादा आए, उसमें कमाई हो जाए, चूंकि प्रधान और ये सब मिले होते हैं पॉलिटिकल लोग, सबका अपना हिस्सा होता है बाकायदा, बीएसए का, एबीएसए का खंड से, मतलब नीचे प्रधानाध्यापक का, सबका अपना हिस्सा होता है। जिस विद्यालय में 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे और कर लिए, तो 40 बच्चे का खाने का मिनिमम अगर 20 रुपए है, तो जोड़ लीजिए कि एक दिन का इतना कमाई इनकी होती है, उसमें प्रधान सबका ऐड होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एडमिशन गलत तरीके से होते हैं। मैं अपने ये शिक्षकों पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि वहां जो ये पॉलिटिकल लोगों की एंट्री बेसिक में होती है, वो कहीं ना कहीं ब्लंडर कर देती है, लोगों को मजबूर कर देती है। और सब लोग ये चाहते हैं कि कम बच्चे रहें, शिक्षक ज्यादा रहें, काम ना करना चाहें, काम चोरी करने के चक्कर में ये लोग कई कई जगह, मैं ऐसा नहीं कि अपने शिक्षकों पे कोई आरोप लगा रहा हूं, बहुत अच्छे बहुत ब्रिलियंट शिक्षक हैं, लेकिन कई कई जगहों पे इस तरीके से जो पुराने शिक्षक हैं, मैं अभी जो रिसेंटली 2-3 भर्तियां हुई हैं, नौजवान जो हमारे साथी गए हैं, वो बेशक पूरे बेसिक को चमका के रखे हैं, लेकिन वो अभी वो लेगेसी जो बनी हुई है ना, माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ के जो बुजुर्ग वाले शिक्षक हैं, उनमें यही बनी है कि अपना पान गुटखा खाए, धोती खोल से बैठे हैं, ताव से नए वाले लोग पढ़ा रहे हैं। तो अभी उन पर कोई दबाव जोर नहीं, बेसिक शिक्षा के चाहे मंत्री हों चाहे अधिकारी हों, वो नहीं बना पा रहे हैं। सबकी मिली भगत से कहीं ना कहीं गलतियां हो रही थी। अब लेकिन अपार आईडी जनरेट हो गई है, तो शिक्षकों की शिक्षकों का अनुपात बढ़ जाएगा, बच्चों का कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सबको इधर उधर फिर होने लगेगा, तो समस्या है। तो सबसे मैंने कहा कि भाई मीडिया बंधु, तब तक 1 बजे फिर से ये पता चला कि भैया सब डिलीट हो गया, सब जुमला था। अब हमारे साथियों में आक्रोश है, वो लोग देख लीजिए कि चाहे प्रयागराज में हो चाहे हर जगह हो, प्रदेश में हर कोने में अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। और देखिए कि कितने गंदे लोग हैं, कितने भ्रष्ट लोग हैं, कि बता रहे हैं कि वो सपा का एजेंट है। बताओ, उसका तो फोटो ब्रजेश पाठक के साथ भी है, केशव के साथ भी है, तमाम। देखिए मैं आंदोलनकारी भी, मैं तो विपक्ष के पास भी जाऊंगा, सत्ता पक्ष, अभी जैसे चंद्रशेखर भाई लखनऊ में है, मैं जाकर के उनसे भी मिला कि भाई हमारे इस मुद्दे को आप अपने रैली में उठाइएगा, अपनी जनसभा में उठाइएगा, अपने लोकसभा में मौका मिले तो उठाइएगा। जो हमारे साथ संघर्ष करेगा, हमारी बातों को उठाएगा, उनसे तो हम मिलेंगे। आप बता दीजिए कि वो विपक्ष के हैं तो आतंकवादी हैं, सत्ता पक्ष के हैं तो मलाईदार हैं। भैया सत्ता पक्ष वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, तभी तो हम विपक्ष के पास जा रहे हैं। तो इस तरीके से छात्र नौजवानों के ऊपर अगर आप विपक्ष का आरोप लगा रहे हैं तो बहुत गलत है। हम लोग सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार उस आईना को देख करके अपने आप को सही कर लेगी तो शायद सत्ता में और 5 साल रह सकते हैं। लेकिन सरकार उस आईने को अगर गलत सोचेगी तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी कुर्सी से बेदखल होना पड़ेगा सरकार को। और मैं फिर कह रहा हूं, ये अधिकारी भ्रष्ट हैं, ये अधिकारी भ्रष्ट हैं, ये अधिकारी मनचले हो गए हैं। इन अधिकारियों को जितना जल्दी हो सके
अगर बेसिक विभाग इनको नहीं, जेल भेजेगा। जी सर। अखिलेश यादव तो खुल के बोल रहे हैं कि भैया हम हर पीड़ित के साथ खड़े हैं, छात्र भी पीड़ित थे, नौकरी मांग रहे हैं, उन्होंने तो खुल के ट्विटर पे कहा। और देखिए आज भी सर। उन्होंने बड़ा बड़ा बहुत बढ़िया लिखा है ट्विटर पे, हम्म। शिक्षकों के आंदोलन के लिए लिखा है कि 2 दिन की रोटी के लिए भाई संघर्ष कर रहे हैं। और वो खुल के आपके आंदोलन का को मतलब उसको एक ही चीज कहेंगे, आपके आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, जी मानसिक सर। समर्थन दे रहे हैं। और उनको लग रहा है कि भाई युवाओं की बात सही है, और बार बार सरकार से कह रहे हैं कि भाई वो भर्ती निकाली जाए, छात्रों की बात मानी जाए। जी सर। हाँ देखिए सर, बिल्कुल विपक्ष में यही खूबसूरती है। विपक्ष में और लोकतंत्र इसी बात को कहते हैं कि विपक्ष में रह के जन सरोकार के मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या तमाम जो देश और प्रदेश के मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर पूरे दमदारी से, पूरी प्रमुखता से उठानी चाहिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपकी बात बहुत दूर तक सुनी जाती है, हो सकता है सत्ता पक्ष के लोग भी पूरे सुनते हैं, विपक्ष के लोग भी बहुत आपकी बातों को तवज्जो देते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए, लड़ाई तो आर-पार की लड़नी पड़ेगी। मान लीजिए फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत मदद करते हैं अखिलेश जी, लेकिन अब वो समय आ गया है। इस सोशल मीडिया की लड़ाई से सरकार नहीं बदलने वाली। सोशल मीडिया की लड़ाई से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला की हुई सरकार का खुलासा नहीं हो सकता है। अब आपको सड़कों पे अपनी पूरी पार्टी को उतारना होगा, अपने पूरे लोगों को उतारना होगा और बताना होगा कि हम मुद्दों पे लड़ेंगे। आरक्षण घोटाला हुआ तो हुआ कैसे, और हमारे वर्ग, हमारे समाज, हमारे हमारे लोगों के साथ गलत हुआ कैसे, इसके लिए आपको सड़कों पे लड़ना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी, उनके तमाम कोर टीम को, तब जाकर के सड़कों पे युवा उनके समर्थन में उतरेंगे। भाई अगर मेरे लिए अखिलेश या आंदोलन में हमारे समर्थन करेंगे, तब ना हमारी हैसियत होगी। अरे यार, कोई बोलेगा अखिलेश जी के लिए, हम लोग चढ़ जाएंगे। मतलब आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव आए, आंदोलन करें, आंदोलन के लिए आप लोग नहीं के नहीं लिए सर, हक के लिए बिल्कुल बोल रहे हैं, अखिलेश यादव तो जी की सरकार पूरी पार्टी में, जनता का दबाव कांग्रेस, बढ़ेगा और सपा, सरकार आपकी बसपा, बात मानेगी। सबको मैं कह रहा हूं कि अगर आप विपक्ष में हो और जिंदा हो, तो जिंदा आपको दिखना जरूरी है। अब वो समय निकल गया। हम लोगों ने साबित कर दिया कि आप हमारे साथ थे। हम लोगों ने लोकसभा में औंधे मुंह दिखाया, जब आप विश्वास के साथ पिछड़े दलितों के साथ खुलेआम, भैया कभी फरसा और कभी संविधान नहीं। जो बात है वो क्लियर होनी चाहिए कि कभी आप फावड़ा उठा लें, कभी आप संविधान उठा लें। तो ना तो यहाँ पिछड़ा बेवकूफ है, ना दलित बेवकूफ है। और खास करके पिछड़े तो बेवकूफ बन भी जाते हैं क्योंकि अपने आप को एक अपर कास्ट से कम नहीं समझते हैं। भले लोग रोज लात जूता खाते रहे उनके बच्चे, वो हाँ गाली खाते रहे, जूता खाते रहे, थूक उनके ऊपर थूकता रहा कोई, लेकिन अपने आप को कभी कभार इंटेलेक्चुअल समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन दलित दलित बहुत जानकार, दलित बहुत समझदार है, दलित एकदम मोबिलाइज है। दलितों को आप चूरन नहीं दे सकते, क्योंकि बेसिकली एक समस्या है सर, दलित क्यों नहीं जुड़ पा रहा? क्योंकि पिछली सरकारों में सपा बसपा का ही कंट्राडिक्शन रहा है, लड़ाई दूसरे लेवल पे लड़ी जाती। उस मिथ को दूर करने के लिए जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनको भाई अपने सर पे बैठाना पड़ेगा। मैं एकदम मतलब हक टॉक में बोल रहा हूँ, मतलब स्पष्टवादी, अपने सर पे बैठाना पड़ेगा। सत्ता में आने के लिए उनको उनके हक अधिकार को देना पड़ेगा। विपक्ष में चाहे सपा बसपा जो भी हो, मैं कह रहा हूं कि अगर उनको आप उनका हक अधिकार नहीं दिला पा रहे हो, उनको एक सिक्योरिटी नहीं फील करा पा रहे हो कि नहीं यार, कोई यादव ऐसे नहीं बांह मोड़ेगा, कोई ठाकुर ऐसे बांह नहीं मोड़ेगा, कोई पटेल ऐसे नहीं वो करेगा, ये सिक्योरिटी दिखानी पड़ेगी। नहीं, तुम मेरे भाई हो, तुम बैठो, बगल में बैठो, हाँ मैं नहीं बोल रहा हूं तुम बोलो, ये चीजें करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है मतलब कि आप नहीं नहीं, आपकी बात सही है। आप ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव सोशल मीडिया पे सपोर्ट के साथ साथ आप लोग के आंदोलनों के साथ जुड़े, और आप लोग के लिए नहीं, आंदोलन। बिल्कुल देखिए सर, पहले हम लोग भी सोचते थे कि नहीं विपक्षी पार्टियां होंगी, दिक्कत हो जाएगा, ये हो जाए। अब क्या बचा है बताइए? 5 साल संघर्ष करते हुए क्या बचा है? अब तो आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी सर। मैं वो है मिथ है सर कि अगर आप चुप चुप के पीछे से करते रहेंगे, कब तक हम लोग आगे बढ़ पाएंगे?
और इतना हमारे पास न मैन पावर है, न हम लोग के पास इतना धन बल तंत्र है। हाँ, ओम प्रकाश जैसे मंत्री दल बदलू मंत्री हों, कभी हाँ, केशव का जीभ खींच लेते हैं, कभी केशव का जीभ चाट लेते हैं, हाँ, कभी उनका तलवा चाट लेते हैं सरकार का। मैं क्या बताऊं, ऐसे लोगों से मैं क्या भरोसा रखूं? सत्ता पक्ष में जो बैठे हैं लोग, वो कहते हैं भाई मेरे हाथ बंधे हैं। यही बात जब चुनाव में जाते हैं, मैं मुझे बहुत मतलब मैं एकदम फ्रैंकली कह रहा हूं, जिसको मेरा जो उखाड़ना हो वो उखाड़ ले। मैं एक समाज का हूं, मेरा समाज, मेरा प्रदेश के मेरे पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग मेरे साथ है, किसी की हैसियत नहीं छूले। मैं खुलेआम कह रहा हूं कि जो लोग जिनके यहाँ जाओ आप, जैसे मान लीजिए मेरे समाज के कोई मंत्री है, मैं उनके यहाँ गया, नहीं बेटो बैठा बेटा बैठो, हाँ तुम बहुत अच्छा लड़ रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अरे मैं क्या करूं यार, मेरा हाथ बंधा हुआ है। मैं क्या यार, मैं अकेले अकेले अगर बगावत कर लूंगा तो मैं क्या उखाड़ पाऊंगा। मैं सोचा ऐसे लगता है ना कि वहीं अपना नाक में रगड़ के मैं कहूँ ना कि मैं पटेल समाज का हूं, मैं पटेल समाज के लिए हमारे फलाने विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं इनको आप दीजिए। जब यार आप हमारे लिए लड़ ही नहीं पा रहे हो, हमारे लिए बोल नहीं पा रहे हो, अरे दो इस्तीफा, स्वयं मुख्यमंत्री बनने की ताकत रखो। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री कैसे बने? भाई उनके समाज ने पूरा पूरा फुल प्लेस में लड़ाई लड़ी। तो भाई ये जो लोग केशव जी हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, राजभर जी हैं, यही लोग जब अपने समाज के लोगों की मदद ही नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री, इनके कार्यकर्ता चिल्लाएंगे कि फलाने हमारे मुख्यमंत्री बने, हमारे मुख्यमंत्री। रैलियों में चिल्लाने से मुख्यमंत्री नहीं बनते सर। अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ने से आप मुख्यमंत्री बनेंगे। आप लड़िए, ऐसी कुर्सी 4 बार फेंक दीजिए। ऐसी कुर्सी मैं तो ललकार रहा हूं कि ललकारे केशव प्रसाद मौर्य, ललकारे अनुप्रिया पटेल, ललकारे स्वतंत्र देव, हम लोग सरकार बनाएंगे। क्या है भाई, हमारे समाज की संख्या ज्यादा है और हमारे समाज का मुख्यमंत्री नहीं बेचारा बन पा रहा है, और हम लोग न्याय मांगने जाए तो अरे यार हमारे हाथ बंधे हैं। हम लोग इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि वे समाज को ऐसे पंगु नेता नहीं चाहिए, ऐसे दल बदलू नेता नहीं चाहिए, ऐसे कमजोर बुजदिल नेता नहीं चाहिए। भाई हम लोग उस वंशज से आते हैं कि हम लोग मजदूरी करके, खेती करके, किसानी करके अपने समाज को आगे ले आए, और आगे ले आने के बाद जो हमारे समाज के तथाकथित नेता बनेंगे उनके चरणों में हम गिर जाएं। हमें जान रहे हैं कि हमारे लिए अनुप्रिया पटेल कुछ नहीं कर पाएंगी, स्वतंत्र देव कुछ नहीं कर पाएंगे, संदीप सिंह कुछ नहीं कर पाएंगे, केशव जी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उनका चाटुकारिता करते रहें, उनकी जयकारा करते रहें। कैसे करें भाई, हमसे तो नहीं होगा। हमको भैया तुमसे टिकट नहीं लेना है, हमसे तुमसे नाला खड़ंजा नहीं लेना है, हमसे कोई मंत्रालय का वो नहीं दलाली करनी है। मैं साफ सुथरी बात कह रहा हूं। हमारे समाज पे आंच आएगी तो चिल्ला करके बोलेंगे और गरियाएंगे, खूब गरियाएंगे। तुम सही करो, तुम्हें वही समाज या अमरिंदर पटेल अपने सर पे रखेगा। लेकिन हमारे समाज को गोल गोल घुमाओ, गोल गोल घुमाओ, तो भैया हम तो नहीं रह पाएंगे। हमें नहीं चाहिए कि हमारे समाज के फलाने मंत्री हैं, बड़ा अच्छा हमारा उनसे सिस्टम है, ऐसा सिस्टम गया भाड़ में। भैया ये झूठ मूठ का सिस्टम नहीं कि अगर हम फोन करते हैं भैया एक तो एसएचओ साहब बात नहीं सुन रहे हैं, हमारे गरीबों को धमका रहे हैं, बात कर लो अपने हिसाब से, कहाँ हमारी सुनी जाती है। ये वर्तमान परिस्थितियां हैं। मैं तो किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं। इंडिविजुअल मैं अमरिंदर पटेल 69,000 शिक्षक भर्ती है, तमाम जहां पिछड़े दलितों की बात होती है वहां दमदारी से अपनी बात रखते हैं। लेकिन मैं खुद कह रहा हूं, तमाम लोग कह रहे हैं कि आओ तुमको यूथ का प्रदेश अध्यक्ष बना दें, हमारे तलवा चाटो, फलाने ये कर रहे हैं, देखो आने वाला समय होगा तो तुमको एमएलसी बना दें। अरे भाड़ में जाए भैया, हम क्या करेंगे? आज हमारा समाज खाने पीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य के लिए परेशान है, और मैं इस अप्रीहेंशन में जीता रहूं और उनका जयकारा लगाता रहूं, उनकी चटाई बिछाता रहूं। पता चले कि जेट सिक्योरिटी से आ रहे हैं कोई और पीछे से जय हो जय हो, अब पता चले कि यहाँ जो बेचारा वहां जय हो कह रहा है उसके पेट में खाने की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। हम लोग नौजवान हैं, हमारी उम्र अभी लड़ने की है। ये चाटुकारिता कर, मैं तो तमाम नौजवान साथियों जो भी मुझे मिलते हैं, लखनऊ में रहता हूं, जो भी आते हैं,
कि फलाने पार्टी के हम समर्थक हैं, देखिए कुछ भी हो लड़ वही रहे हैं, सत्ता में रह के लड़ रहे हैं। हम कहते हैं यार हम क्या कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि फिर हम लोग क्या कर रहे हैं। भाई अगर फलाने कह रहे हैं कि हम आपसे ज्यादा स्पीड से लड़ रहे हैं, बताइए अपनी सरकार में अपने सिस्टम में आप लड़ रहे हो, तो भैया ऐसा लड़ना छोड़ो, हमको वहां बैठाओ, देखो कैसे लड़ा जाता है, हम बताते हैं। आधी रात पूरी सरकार न गिरा दे तो बताइए कैसे बात कर। भाई आप अलायंस में हैं, आपके पास 6 विधायक हैं, आप 6 को लेके हटिए ना, पूरा समाज हट जाएगा। और तभी अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो कोई पटेल भी मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन इस पटेल के पास, जो पटेल के स्वघोषित नेता हैं, किसी की हैसियत नहीं है कि अपने लोगों को हटा के और अपनी पार्टी को, अपने सिस्टम को मजबूत करे। किसी की इतनी हैसियत नहीं है। बनते हैं कि हम सत्ता में, सिस्टम में अमरेंद्र जी मलाई खा रहे हैं। आपने बड़ी मजबूती से अपनी बात कही है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी आप लोग को सफलता मिले। और बड़ी बात आपने कही कि विपक्ष जो है सोशल मीडिया पे साथ न दे, जमीन पर उतरे, छात्रों के साथ लड़े। नहीं, हम लोग कह रहे हैं सर, हम लोग ये खुलेआम कह रहे हैं कि भाई अब मुझे नहीं डर है, मेरे साथियों को नहीं डर है कि मैं सत्ता से भीख नहीं मांगूंगा। हम लोग ऐसी ताकत बनना चाहते हैं, ऐसी ताकत बनाना चाहते हैं कि भाई हमारे साथ गलती हुई है ना, पटक के चढ़ के छतिया पे अब ऐसे गले से अपना अलग से निकाल लें अपना हक अधिकार, वो हम चाहते हैं। मुझे वो सिस्टम सत्ता अब नहीं चाहिए कि नहीं भैया, नहीं हमारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए, हमारे लोगों को ये होना चाहिए, हमें ये करना, नहीं भैया हमें नहीं चाहिए। हमें हमारा हक अधिकार पूरी दमदारी से चाहिए। हम अगर स्वतंत्र हुए हैं तो स्वतंत्र दिखने भी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी उन नेता के चरण पादुका में हम गिरे हैं, किसी उन नेता के चरण पादुका में गिरे हैं, ये नहीं चाहिए। तो अगर कोई कह रहा है कि हमने ये लड़ाई 69,000 शिक्षक भर्ती की लड़ी है, तो सही में लड़ ले, अन्यथा की स्थिति में इतना लड़ने के बाद भी कोई श्रेय नहीं मिलने वाला। क्योंकि धूप हमने खाया है, बरसात हमने खाया है, जाड़ा हमने खाया है, लाठी हमने खाया है, गाली हमने खाया है, घर परिवार से हम दूर रहे हैं। श्रेय लेने के लिए अभी हाई कोर्ट का आदेश आया, ऐसे फाट पड़े सब लोग, सत्ता पक्ष विपक्ष, ऐसे लगा कि सब कुछ वही लड़े, हम लोग साला लड़े ही नहीं। आप तो सर पहले दिन से इस पूरे आंदोलन और हम लोगों के दुख दर्द को बहुत करीब से जानते हैं कि किन परिस्थितियों में अपने दर्द को छुपा करके, ऐसा नहीं है कि मैं हंस के बोलता हूँ, तो इस हंसी के पीछे पता नहीं कितना दर्द दुख होगा, इसको कोई नहीं जान पाए। इसके पीछे सिर्फ हम जानते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि आप रात के 12 बजे दिन में कभी भी भाई आओ, तुम लोगों की आवाज उठाते हैं, बात करते हैं क्या चल रहा है। बेसिकली सर मैं बहुत अपने आप को बहुत मजबूत मानता हूँ। मैं कभी इमोशनल फैक्टर पे कभी अपने आप को नहीं ले जाना चाहता। और मैं चाहता हूँ कि जिस समाज का हूँ, जिन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो ये ना जान पाए कि नहीं इसके पीछे भी दर्द है, दुख है, वो कमजोर ना हो पाए। इसलिए सर हम लोग पूरी दमदारी से लड़ेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप कीमती समय निकाल के सर हम लोगों की लड़ाई को धार दे रहे हैं सर। थैंक यू सर। नहीं भाई, आप लोग सच बोल रहे हो, सच के साथ युवाओं को रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हो, बड़ी ईमानदारी से लड़ाई लड़ा रहे हो। और हम लोग को भी आप जैसे युवाओं से प्रेरणा मिलती है। तो अमरेंद्र भाई, आपने जो समय दिया, दिन भर आप बहुत व्यस्त थे, गर्मी का दिन था, आप लोग का आंदोलन चल रहा था, उसके बाद भी आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।